Hi everyone, my name is Shivam Dangwal and today's video we will be going to discuss about the Newton's laws of motion, reference frames. In this particular chapter, what we are going to cover is some important terms like what is particle, what is event, what is observer. We need to define what a particle is, but we need to define what an event is, and we need to define what an observer is. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, रेफरेंस फ्रेम्स, एब्सोल्यूट स्पेस, टाइम एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Then we will be going to discuss about the Newton's first law of motion, a special case of second law. We will derive this. And we will finally discuss about the limitations of Newton's laws of motion. What are the flaws in the Newton's laws of motion? And from that, the starting of quantum mechanics start. When the classical mechanics failed, then the quantum mechanics in physics got existence. Okay. Frames of reference, inertial and non-inertial frames of reference, we will be going to discuss about. Galilean transformations will be discussed in this particular chapter. But in the next chapter, relativity, we will be going to discuss about the Lorentz transformation. ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. जो इसका अगले वाला चैप्टर होगा जिसमें हम रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को भी डीप में डिस्कस करेंगे. एंड वी विल आल्सो बी गोइंग टू डिस्कस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विद लीनियर एक्सेलरेशंस, क्लासिकल रिलेटिविटी, गैलीलियन इनवेरिएंस. We have some transformation equations for a frame of reference inclined to an inertial frame, for a rotating frame of reference as well. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट्स देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेस के, जो कि अर्थ रोटेशन के द्वारा होता है. देन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फौकॉल्ट्स पेंडुलम. एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन है अर्थ रोटेशन का. Then we will be going to derive the time period and orbital velocity of a satellite. मैं दोबारा से बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और रेफरेंस फ्रेम्स. इसमें हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिगिनिंग कहां से होती है चैप्टर की? बिगिनिंग ऐसे होती है कि जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, ही वाज द फर्स्ट फिलोसोफर who formulated the laws differentiating state of rest and state of uniform motion. उन्होंने ही हमको laws बताए कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और कोई बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में. ओके, तो उन्होंने कुछ हमको टर्म्स के बारे में डिस्कस करा है. जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने देखना है. यहाँ पर हमने देखा था कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमको देखना है. तो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. Like we have particles, we have event, we have observer. So what is particle? Basically particle एक ideally एक piece और quantity of matter होता है जिसके पास practically कोई भी linear dimension नहीं होता, but एक position होती है. उसी को तो हम particle कहेंगे. जिसके पास, let us suppose this is a point. These have no linear dimensions. It do not have any length. It do not have any breadth. It do not have any height. So this is a particle, but it has a position in the graph. अगर मैं इसको x axis से denote करता हूँ, इसको y axis से denote करता हूँ, and I have this point as a particle, तो मेरे को पता है कि इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी जिसको मैं x कोऑर्डिनेट से कुछ डिफाइन करूंगा, y कोऑर्डिनेट से कुछ डिफाइन करूंगा. So this is the position of this particle. Let's suppose P. Is it clear? Okay. Now इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. इवेंट हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मॉडल में किसी भी चीज को कह सकते हैं जो कि हुआ है सडनली, यानी कि अचानक से हो गया, या इंस्टेंटेनियसली हो गया एट अ पॉइंट इन स्पेस. इसमें दोनों चीज आती है, पोजीशन और टाइम ऑफ अकरेंस. ये इवेंट कब हुआ तो टाइम, और कहां पर हुआ ये पोजीशन डिसाइड करता है. सिंपल है. नाउ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कोई भी एक पर्सन होता है जो कि इस इवेंट को या तो लोकेट करे, रिकॉर्ड करे, मेजर करे, इंटरप्रेट करे. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं.
ध्यान दीजिए, हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, पार्टिकल, इवेंट एंड ऑब्जर्वर। बेसिकली हाउ डू यू डिफाइन पार्टिकल? पार्टिकल एक क्वांटिटी की तरह होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, जिसका कोई प्रैक्टिकली लीनियर डायमेंशन नहीं होता, बट ओनली अ पोजीशन। और इवेंट क्या होता है? कुछ भी ऐसी चीज हुई हो सडनली या इंस्टेंटेनियसली एट अ पॉइंट इन स्पेस, और उसमें पोजीशन एंड टाइम ऑफ अकरेंस रहता है। ऑब्जर्वर क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी थिंग जो कि हम लोकेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है इवेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज रेस्ट? हाउ डू यू रिफाइन रेस्ट? तुम्हें पता है रेस्ट है, रेस्ट का मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, बट किसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हाउ डू यू डिफाइन रेस्ट एंड मोशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में हाउ डू यू डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है when its position does not change with respect to time. Let us suppose मेरे पास कोई बॉडी है, ये 2 o'clock पे भी यहीं पे थी, 3 o'clock पे भी यहीं है, और इसने कोई मूवमेंट अपने सराउंडिंग के हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं किया है, सो हम कहेंगे ये बॉडी रेस्ट पर है। सिंपल। मोशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर मोशन के बारे में बात करता हूं, तो अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी, तो उसको हम मोशन में कहेंगे। और जो ये रेस्ट एंड मोशन है, ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है या रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। बेसिकली इसकी टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो ये है, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और एन इवेंट इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम रहता है, लाइक दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जी। सिंपल। और यहां पर आपका कोई पार्टिकल पी है, उसका जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालते हो x, y, z विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O। ऑब्जर्वर, सपोज आई हैव दिस राम हेयर, राम कहां पर है? ओरिजिन O पॉइंट पर। ये यहां से किसी भी पार्टिकल को देखता है, तो पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू राम क्या होगी? x, y, z। यही तो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, इसी को हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है रेफरेंस फ्रेम को जानने के लिए, जो बॉडी है वो रिजिड होनी चाहिए। ओके। और सबसे सिंपलेस्ट केस जो रेफरेंस फ्रेम का होता है कि आप कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो, लाइक मैंने ये किया था, कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जी एक्सिस। और जो ये पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहेंगे, ओ। और यहीं पे हम ज्यादातर ऑब्जर्वर को यहीं पर प्लेस रखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर की जो लोकेशन होती है यहीं पर हम डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, सपोज आई हैव दिस आर वेक्टर, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, कह सकता हूं। सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर डी टी जे कैप प्लस डी जी ओवर डी टी के कैप। ये हमारे पास आएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, जो ये पॉइंट है डी आर वेक्टर ओवर डी टी, इसको क्या मैं v लिख सकता हूं? v वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल। तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई? डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस
dy/dt j कैप प्लस dz/dt k कैप कह सकता हूं। ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन थी, ये r वेक्टर वाली। ये मेरे पास वेलोसिटी आके आ गई। और अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं अगर, तो मेरे को एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी, जो कि है dv/dt को जब हम ऐसे करते हैं तो हमको लिख सकते हैं d²r/dt²। सिंपल लिख सकते हैं। तो यही हमको तीन केसेस देखने थे। हमारे पास यहाँ पर पोजीशन भी आ गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी हमने डिस्कस कर दी, यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिटेल में थोड़ा आगे जाके देखते हैं। 5-10 मिनट्स का ड्यूरेशन दीजिए आप। ओके, नाउ हम बात करते हैं स्पेस टाइम की। क्या होता है, न्यूटन बाबा ने क्या कहा था, कोई भी एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट तो हो ही हो, एंड टाइम का कंपोनेंट होना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हमने एक्स, वाई, जेड लिया, बट हमने टी नहीं लिया। अगर हम टी का कंपोनेंट भी लेते हैं तो 4 एक्सिस हमारे पास 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम को डिस्क्राइब करती है, उसको ही हम स्पेस टाइम कहते हैं। नाउ रेस्ट एंड मोशन बीइंग रिलेटिव, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होता है। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होता है एक दूसरे के हिसाब से। नाउ हम देखते हैं कैसे। कोई स्टेट ऑफ मोशन है बॉडी का, वो किसी एक बंदे को मोशन में लग सकती है, किसी दूसरे बंदे को रेस्ट में लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। और हमको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज कर रहे हैं जो कि हमको सिंपल लगे। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिनोट किया है, देखना। क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। दिस इज अ ट्रेन, ये हमारे पास एक ट्रेन रेलवे कैरेज है। यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है, उसने अपने यहां से अंदर से एक स्टोन को थ्रो किया बाहर, विंडो के बाहर। तो अगर यहां पर कोई बाहर एक पर्सन खड़ा है, लेट अस सपोज दिस इज द पर्सन जो मैंने अभी बनाया है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो उसने स्टोन फेंका था, वो इनमें से कौन सी डायरेक्शन में है? ए, बी, सी, डी। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप फेंकने वाले की जगह पे हो, अगर आप फेंकते हो तो आपने जो फेंका तो आपके रिस्पेक्ट में बी वाली पोजीशन होगी। उस पत्थर को, उस स्टोन को आपने ड्रॉप किया फ्रॉम द विंडो, तो आपको लगेगा कि मैंने तो नीचे फेंका तो स्ट्रेट नीचे जाएगी, तो बी आपके हिसाब से तो सही है। बट द पर्सन जो आउटसाइड द कैरेज है, जो बाहर खड़ा है, उसने देखा तो उसके हिसाब से डी होगा, क्योंकि एक पैराबोलिक पाथ कवर करती है। तो द फाइनल आंसर इज डी। अब आप देख रहे हो कि बी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है। बी हो रहा है जब पर्सन अंदर से देखे, डी हो रहा है जब बाहर से देखे। तो यही तो रेफरेंस फ्रेम है। बी का रेफरेंस फ्रेम कुछ और था देखने का, इसका कुछ और था। भाई बी की पोजीशनिंग अगर मैं देखूं, ये हमारे पास स्टोन है, बी का ऑब्जर्वर यहां पर है, ये बी का ऑब्जर्वर है। मेरे पास दूसरा रेफरेंस फ्रेम है, ये मेरे पास दूसरा रेफरेंस फ्रेम है, ये डी का ऑब्जर्वर है। बाहर वाले के लिए ये वाला लग रहा, अंदर वाले के लिए ये वाला लग रहा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। So that the motion of one projectile as seen from another projectile will always be a straight line। मतलब तुम किसी एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट द ट्रेजेक्टरीज ऑफ टू पार्टिकल्स बी डिस्क्राइब्ड इन एक्स वाई प्लेन। जो आपकी ट्रेजेक्टरीज होगी वो एक्स और वाई प्लेन में डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। फिजिक्स में मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा। और जो पार्टिकल्स हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, जो इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन है उनको मैं u1 और u2 से लिखूंगा, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसको α1 और α2 से लिखूंगा। सिंपल।
वेलोसिटीज को मैं इस तरीके से लिखूंगा, एंगल को इस तरीके से लिखूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं आपको ये दिखाता हूं, एक इमेज दिखा रहा हूं मैं सिंपल आपको, तो आपको इस इमेज को ध्यान से देखनी है, जो कि इस क्वेश्चन को आधे से ज्यादा कंप्लीट कर रहा है। ये जो इमेज है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया, ये वाला पार्ट मैंने सॉरी कवर कर लिया। मैंने क्या किया, एक ट्रेजेक्टरी मेरी ये थी, ये जा रही जो, एक दूसरी वाली ये है जो आ रही जो। हमने देखना है कि एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर, जो पोजिशनिंग उनकी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन उनकी ट्रेजेक्टरी बननी चाहिए, लाइन ऑफ मोशन। मैंने क्या किया, एक पॉइंट को अल्फा 1 ले लिया, इस पॉइंट को मैंने पूरे कंप्लीट को अल्फा 2 ले लिया। ये मैंने u1 वेलोसिटी से, ये u2 वेलोसिटी से, जो ये वाला डायरेक्शन है मैंने x1 माना, और यहां से यहां तक की लेंथ मैंने x2 मानी। तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूं, पहले ध्यान से सुनना, u1 cos अल्फा 1t लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा 1 का मैं केवल जो ये वाला कंपोनेंट लूंगा, ये cos का कंपोनेंट है x डायरेक्शन, और अगर मैं x2 लेता हूं तो मैं लूंगा u2 cos 2 अल्फा, cos अल्फा 2t, क्योंकि मैं x2 का भी, जो ये मेरा x2 यहां से यहां तक पूरा लाई कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका भी मैं आपको सामने क्या लूंगा, cos का कंपोनेंट लूंगा। नाउ अगर मैं y1 की बारे में बात करता हूं, y1 क्या हो जाएगा, u1 साइन अल्फा 1t माइनस हाफ GT स्क्वायर, न्यूटन का जो, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूं, इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और y2 को मैं क्या लिख सकता हूं, u2 साइन अल्फा 2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप अगर मैं किसी की भी फाइंड आउट करता हूं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखता हूं। दिस इज नॉट इन स्क्वायर, ये नीचे है, लेट मी इरेज। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको मैं पूरे को y अपॉन x लिख लेता हूं। अब मैं माइनस करता हूं, माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है u2 साइन अल्फा 2 माइनस u1 साइन अल्फा 1 अपॉन u2 कॉस अल्फा 2 माइनस u1 कॉस अल्फा 1, जिसको मैं इस पूरे को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल m, जिसको स्लोप से हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, y बाई एक्स इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू mx। यही तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन ही तो प्रूव करनी थी यहाँ पर। सिंपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट स्पेस टाइम एंड मोशन। स्पेस में टाइम एंड मोशन क्या है, न्यूटन ने क्या बोला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये ऊपर ऊपर का तो आप देख ही सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल उसकी जो स्टेटमेंट है वो है। मेन जो है, जो ये फ्लो चार्ट है, स्पेस जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमको डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर उसमें। लाइक वी हैव द क्लासिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस। फर्स्ट वन इज स्पेस इज 3 डायमेंशनल। जो हमारे स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि उसके पास आपको पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मिलेगा। ओके, एक्स वाई जेड, लेंथ, ब्रेड्थ और टाइम। हाइट भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड टी हमने पीछे देखा था, बट हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा क्लासिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस है, स्पेस इज फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। भाई मेरे पास ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। बट अगर मैं इस पोजीशन ऐसे जाता हूं तो मेरे पास लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ये केवल न्यूटन ने कहा था, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरी, लेट मी क्लियर यू वेरी फर्स्ट,
according to latest theory space is not exactly flat, थोड़ा थोड़ा कर्व्ड है, बट हम उसको इग्नोर कर सकते हैं इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, बिकॉज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जब डील कर रहे हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं जो स्पेस फ्लैट है, हालांकि है नहीं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरी स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, इट इज समवेयर कर्व्ड which is very small and can be neglected, ignored in the study of classical mechanics. मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, दो पॉइंट के बीच का स्पेस अगर आप देख रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c बन सकती है, बट लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये गलत है, बट हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को। ओके, थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है स्पेस इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फोर्थ वन इज आइसोट्रोपिक, यानी कि सेम है बट जो प्रॉपर्टीज वो यहां पर दिखाएगा स्पेस, वही प्रॉपर्टीज यहां पर दिखाएगा। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। In other words, there is no preferred direction in space, or one direction is as good as any other direction. कोई एक अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई एक बुरी डायरेक्शन नहीं है इसमें। किसमें? स्पेस इज आइसोट्रोपी में, आइसोट्रोपिक सॉरी। Now we are going to discuss about the new topic, distinction between homogeneity and isotropy. सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक वो बना के दे रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन। This is my, so let me clear it very first. This is my, suppose let's say I am using this as a y-axis, this I am using as z-axis, this I am using as z-axis. ये मैं कुछ भी ले सकता हूं, सॉरी z-axis है। ठीक है, ये मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जिसका ओरिजिन मेरे पास O है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं लेता हूं ये वाला, जिसमें मेरे पास ये y प्राइम है, z प्राइम है, x प्राइम है, और इस जो ओरिजिन है इसको मैं O प्राइम बोल सकता हूं। और दूसरा वाला देखना, ये मेरे पास है y, ये मेरे पास है z, और ये मेरे पास है x, और मेरे पास है यहां पर कुछ इस प्रकार का एक कार्टेशियन। इस वाले को मैं बोल सकता हूं z डैश, इस वाले को मैं बोल सकता हूं y डैश, इस वाले को मैं बोल सकता हूं नीचे जो ये है इसको मैं बोल सकता हूं x डैश। अब ध्यान से सुनना मैंने बनाया क्यों, सबसे पहले दिमाग आ रहा है, जो ये वाला साइड है लेफ्ट वाला, ये है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। कौन सा? ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। इसी को हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं, जो आप यहां पर नोट में देख सकते हैं। और जो ये वाला है ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगल थीटा, इसको हम रोटेशनल इनवेरिएंस बोलते हैं, और ये हमारा आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस को डिनोट करता है, जो कि मैंने यहां पर डिनोट किया है, सिंपल। ठीक है, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज अभी थोड़ा देर में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। बेसिकली न्यूटन की ये जो फिलोसफी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की बुक छपी थी, तो इसमें लॉज थे। लॉज के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? A body must continue in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force. एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक मोशन पे रहेगी जब तक मैंने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया। सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। बेसिक इक्वेशन इसकी यही बनती है, F इज इक्वल टू ma। एंड द थर्ड वन इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर मेरे पास कोई दो बॉडी है, फोर्स जो 1-2 होता है जो फर्स्ट बॉडी में लगता है बाय द सेकंड बॉडी, वही हमारा है सेकंड बॉडी में जो फोर्स लगा बाय फर्स्ट बॉडी। मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सिंपल।
अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एक स्पेशल केस है सेकंड लॉ का। ध्यान से सुनना, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ #1 लगा रखा है, यही एक स्पेशल केस है लॉ #2 का। कैसे, अब देखते हैं यहां से। बेसिकली हमको पता है जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको p स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। और जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, dp/dt बाय न्यूटन सेकंड लॉ। p की जगह मैं अगर mv लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया, लेट्स से मैंने मास को कांस्टेंट माना, ये आएगा। मैं यहां पर लिख भी दूं m बीइंग कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मास यूजुअली चेंज नहीं होता। जब हमने किया तो dv/dt क्या बनता है, a वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो है। when you are going to differentiate velocity with respect to time you will get acceleration। तो हमारे पास ये वाला राइट हैंड वाला पार्ट मिल गया, एम ए वेक्टर, ये था आपका एफ वेक्टर, तो हमारे पास मिल तो गया। कहने का मतलब क्या है, इफ एफ वेक्टर इज 0, अगर मैं एफ को 0 लेता हूं, देन एक्सेलरेशन को भी तो 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। विच इज द लॉ #1। भाई अब मेरे पास ये फोर्स है, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड में मेरे पास फुटबॉल है, फुटबॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो कोई एक्सेलरेशन भी तो नहीं होगा। यही तो हमारा वही फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यही तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। सो दैट इज वाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इट इज एन स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए जो सेकेंड लॉ है उसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। जो आपके पास लॉ नंबर 2 है उसको आप रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ इससे इजीली डेराइव कर सकते हैं। सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। व्हाट आर द लिमिटेशन, न्यूटन के लॉ में क्या कमी रह गई। सबसे पहला, F इक्वल ma, जो अभी हमने ऊपर डेराइव किया, वुड नॉट बी ए गुड रिलेशन जब m को हम कांस्टेंट ना माने। हमने यहां पर ऊपर देखिए तो हमने m को कांस्टेंट माना था जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, mv विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमने साफ साफ स्पेसिफाई किया कि मास कांस्टेंट है। बट क्या होगा अगर हम मास को कांस्टेंट ना लें? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मास कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे एक रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद ऊपर से नीचे गिर रही है, उसका मास बढ़ रहा है, तो मास चेंज हो रहा है, m से m' हो रहा है, तो ये वाला लॉ तो फेल हो गया, मींस न्यूटन का सेकंड लॉ फेल्ड हियर। तो यही तो हमारी लिमिटेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दूसरा, रॉकेट का, जब रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट का जब प्रपल्सन होता है, कहने का मतलब इट लूजेस पार्ट ऑफ इट्स मास, वो कुछ पार्ट छोड़ देता है, कुछ फ्यूल उसका बर्स्ट हो जाता है, बर्न्ट हो जाता है, तो उसमें मास को लूज कर देता है, माइनस कर देता है। m से वो भी m' बन जाता है, इसमें वो गेन कर रहा था, इसमें लॉस करेगा, तो चेंज तो हो रहा है। मास इज नॉट कांस्टेंट, मास इज नाउ अ वेरिएबल। तो न्यूटन का जो ये वाला सेकंड लॉ था इसको फेल किया। तीसरे में आते हैं पार्टिकल्स विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी है जिनकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज है, यानी कि उनकी वेलोसिटीज चेंज होती रहती है। जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा ही होगा, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v²/c²। जहां पर जो ये m है वो रिलेटिविस्टिक मास है, मैं यहां पर लिख दूं रिलेटिविस्टिक मास, और जो ये m0 है ये एक रेस्ट मास है। Here the mass of particle increases as its velocity becomes appreciable
फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो यहाँ पे c है यही तो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर v और c कंपेरेबल हो जाएंगे तो मास तो इंक्रीज करने लग जाएंगे, सिंपल। तो इसमें मास कांस्टेंट नहीं है। जब मास कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ फेल्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसको हम साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं। बट जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम एक साइड फाउंड आउट नहीं कर सकते। तो न्यूटन के लॉ को तो ये रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। भाई हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब हम एक साथ उसको मेजर करते थे। बट हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते क्या, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती है और क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। सिंपल, ओके। नाउ बट अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ही डील कर रहे हैं आगे, नो कंफ्यूजन एट ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। होते क्या इन दोनों के बीच में, बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ डू यू डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले आपको पता ही है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम इनर्शियल लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो इनर्शिया से मतलब इनर्शिया को डिफाइन करता है, वेल डिफाइन करता है। कोई भी एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बढ़िया तरीके से होल्ड हो जाए, यानी कि फॉलो करे, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और एक्ट्स ऑन इट, ये एक इनर्शियल फ्रेम में होता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किसी भी फ्रेम में लागू हो जाए उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इसका वाइस वर्सा, अगर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या न्यूटन का लॉ है वो अगर आपको कहीं पे होल्ड गुड नहीं हो पा रहा है, लागू नहीं हो पा रहा है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे अर्थ, इसके बारे में डीप हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, क्या होता है इतना बड़ा टर्म। ओके, ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें, वी विल बी गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। हमारे पास सबसे पहले क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, मेरे पास है x, मैं इसको लेता हूं y और इसको लेता हूं मैं z। ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ये मेरा फ्रेम S है, सॉरी, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम S है। इसी के यहां पर मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास z' है, ये मेरे पास x' है, ये मेरे पास y' है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं S' नाम दे देता हूं। सिंपल, एक को मैंने S बोला, एक को मैंने S' बोला। जो यहां पर है, यहां पर ओरिजिन पे ऑब्जर्वर O खड़ा है, यहां पर जो है यहां पर ऑब्जर्वर O' खड़ा है, और मेरे पास कोई एक पार्टिकल है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। अगर ऑब्जर्वर O से देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से देख रहा है, यहां से देख रहा है, और इसी पार्टिकल P की कोऑर्डिनेट्स x', y', z' हो जाएंगी अगर कोई यहां से देख रहा है O', S' फ्रेम्स। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, एक है S, एक है S'। S के ओरिजिन पे ऑब्जर्वर O खड़ा है, S' के ओरिजिन पे O' खड़ा है। यहां पर मेरे पास पार्टिकल P है समवेयर इन द कार्टेशियन प्लेन। P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z, क्योंकि हम 3D में ले रहे हैं। x, y, z किसके रिस्पेक्ट में, जब वो बंदा S फ्रेम से देखे, यानी कि इस वाले पॉइंट से। और x', y', z' कब होगा, जब वो S' फ्रेम के ओरिजिन से देखे O' पॉइंट। सिंपल, ये मैं क्या कह सकता हूं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या शो करता है, होता क्या है, जो मेरा इस पॉइंट, जो पॉइंट P है x, y, z और x', y', z', इन दोनों का रिलेशन बताता है। ये दोनों फ्रेम में ये हमारे पास
एक फ्रेम ये है, ये मेरे पास एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है। इन दोनों का रिलेशन इस इक्वेशन की मदद से जो बता दे हमें, इस इक्वेशन की मदद से जो हमको बता दे, वही तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं कैसे। सिंपल, ये मैंने बेसिकली नोट्स के फॉर्म में लिखा है, तो आप इजिली इसको देख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन पी एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल, जो इसका रिलेशन है उसी को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल एज इट इज। अच्छा, नाउ स्पीड ऑफ एच डैश इज स्मॉल। अगर मैं क्या करता हूं, जो इस एच डैश की जो मूवमेंट कराता हूं, मैं इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव कराता हूं, v वेक्टर से मूव कराता हूं, और वो स्पीड में बहुत ही ज्यादा स्मॉल रखता हूं। स्मॉल किसके रिस्पेक्ट में? जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वेरी वेरी लेस देन c होगा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होगा, तभी ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करेगा। डेफिनेशन ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, विच कनेक्ट, जो कनेक्शन शो करे पोजीशन एंड टाइम का दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब एक वेलोसिटी ऑफ फ्रेम दूसरी वेलोसिटी के हिसाब से कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल, सिंपल एज इट इज। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैंने वही बनाना है दोबारा से। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसको ओरिजिन यहीं से लेंगे। सिंपल, ये हमने देखा था, ये वाई डैश था, ये वाई था, ये आपका जेड डैश था, ये जेड था। ये ऑब्जर्वर ओ यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर ओ डैश खड़ा है। लेट अस सपोज जो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने किस वेलोसिटी से मूव कराया था? v, जिसको मैं आई कैप से डिनोट कर सकता हूँ, और यहाँ पर v वेरी 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 स्मॉल है c से। यहाँ पर मेरा कोई पार्टिकल p है, जिसको मैं x, y, z, t, क्योंकि मैं 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, और इसी को मैं x डैश, y डैश, z डैश और t डैश कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो मैंने अभी शो किया, ये h डैश था, ये s था। अगर मैं इसको एक डॉटेड लाइन नीचे स्ट्रेट बनाता हूं, और यहां से o डैश से इसकी लेंथ नापता हूं, तो इट्स इज x डैश। इसको मैं vt कह सकता हूं। क्यों? vt क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो मैं क्या रिलेशन पैदा कर सकता हूं? ये रिलेशन पैदा कर सकता हूं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, जो कि मेरा एक्स ये पूरा है, ये पूरा मेरा एक्स है। ओरिजिन से मेरा इस पॉइंट तक x है डिस्टेंस, ये मेरा x डैश है, ये vt है। तो मैं x डैश को यहां पर क्या लिख सकता हूं? x माइनस वीटी लिख सकता हूं। ये x डैश जो है x माइनस वीटी लिख सकता हूं। सिंपल, लिख सकता हूं बिल्कुल। तो मैंने लिख दिया इसको, मैंने लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर 1 मानी। और y और z एक्सिस में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने इसका मूवमेंट कराया था आई कैप में, यानी कि x डायरेक्शन में। y और z में कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? y डैश को मैं y ले लूं, और z डैश को मैं z ले लूं, और टाइम भी चेंज यूनिफॉर्म विल चेंज यूनिफॉर्मली इन द बोथ द फ्रेम्स। दोनों फ्रेम्स में जो टाइम है वो सेम है, तो t डैश इक्वल t लिख सकता हूं। अब मेरे पास क्या आ गया? गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। सारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमने देखी x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, दूसरी हमने देखी y डैश इज इक्वल टू y, तीसरी देखी z डैश इज इक्वल टू z, एंड चौथी देखी t डैश इज इक्वल टू t। ये हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से आया? पूरा इसी कार्टेशियन प्लेन से आया। ध्यान से देखिए,
बट हमने एक चीज और देखनी है, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इस साइड आपने x डैश y डैश z डैश और t डैश की वैल्यू निकाली, यहां पर आप x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे, z की वैल्यू निकालोगे और t की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस साइड को इस साइड शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा x डैश प्लस vt, y हो जाएगा y डैश, z हो जाएगा z डैश, t हो जाएगा t डैश। सिंपल। इस साइड को मैं इस साइड ले गई, ये हमारे पास क्या बन गई? इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस बन गई। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास वेलोसिटी v था, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v x i कैप लिख सकता हूँ। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी एंड z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, उसको मैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास जो x डैश है वो है x माइनस वी टी, तो v x के पोजीशन में, क्योंकि मैं मूवमेंट कहाँ पे करवा रहा हूँ, वेलोसिटी कहाँ पे हो रही है? x डायरेक्शन वाली साइड में। मेरे पास y डैश है, y माइनस वी वाई टी। z डैश अगर की मैं बात करता हूं तो z माइनस वी जेड टी, और सब में t डैश इज इक्वल टू टी होगा। यानी कि मेरे पे x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, z डैश की वैल्यू, ये क्या थे? हमारे पास पोजीशन वेक्टर थे। यानी कि मैं जनरल फॉर्म में r वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं, यानी कि सॉरी r डैश वेक्टर से, बिकॉज x डैश था तो r डैश वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? r वेक्टर माइनस वी टी, ये लिख सकता हूं जनरल इक्वेशन। भाई साहब, r वेक्टर, r डैश वेक्टर कुछ नहीं है, ये किसके तरह है? इसकी तरह। ये किसके तरह है? इसके तरह। और ये किसके तरह है? वीटी के तरह। ये माइनस किया, इक्वल का साइन लगाया, वही तो है। और इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखा हमने, r डैश वेक्टर प्लस वी टी। सिंपल एज इट इज। Now we are going to discuss about the pseudo force क्या होता है, fictitious force क्या होता है। It is the force experienced by an isolated particle in a non-inertial frame of reference। एक ऐसा फोर्स लगता है किसी भी आइसोलेटेड पार्टिकल में जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जहां पर न्यूटन का लॉ काम नहीं करता। सिंपल। इसमें जो इक्वेशन आती है वो आपकी केवल ये है, एफ डैश इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। सिंपल। अब हम फिक्सियस फोर्स को डीप में पढ़ते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में फिक्सियस फोर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखते हैं। लेट हमारे पास है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसपे एक्सेलरेशन सपोज ए नॉट अलोंग कर रही है। मैं इसको डायग्राम के फॉर्म से समझाता हूं आपको। लेट अस सपोज आई हैव दिस coordinate system, this is x, this is z, this is y। मेरे पास है दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं इसको मोर क्लीन तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये मेरे पास दूसरा है, ये मेरे पास सेम है, x डैश इसको लूंगा, y डैश इसको लूंगा, z डैश इसको लूंगा। सिंपल। ये मेरा फ्रेम s है, ये मेरा फ्रेम s डैश है। यहां कहीं पे मेरा पार्टिकल p प्रेजेंट है। अगर मैं इस ओरिजिन ओ डैश और इस ओरिजिन ओ से, सबसे पहले अगर मैं इस ओरिजिन ओ डैश से पी का पोजीशन फाइंड आउट करता हूं तो मेरे को आर डैश वेक्टर में लेता हूं। डिस्टेंस ओ डैश से पी तक का डिस्टेंस है आर डैश वेक्टर, और ओ से पी तक का डिस्टेंस है, ओ से पी तक का डिस्टेंस है मेरे पास आर वेक्टर। ध्यान से सुनना, ओ डैश से है आर डैश वेक्टर, ओ से पी तक है आर वेक्टर, और जो मेरे पास ये ओ से ओ डैश का डिस्टेंस है, लेट अस सपोज मैंने इसको आर नॉट वेक्टर ले लिया। और जो ये एच डैश है, ये एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, और एस
स्टेशनरी फ्रेम है, यानी कि मूव नहीं कर। तो हमारे पास यहाँ पर इसको देखते हुए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास ये इक्वेशन तो आती है, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी। ध्यान से देखिए, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है, इसमें 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 और इसमें। ये मेरे पास था आर नॉट वेक्टर, ये है मेरे पास आर डैश वेक्टर, ये है मेरे पास आर वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर जो होगा आर डैश वेक्टर इसका और इसका सम होगा। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी। इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं आर डैश वेक्टर, जो कि है आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं। अगर पॉइंट P स्पेस में मूव कर रहा है तो हमको वेलोसिटी की जरूरत होगी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डी आर डैश वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर डी टी माइनस डी आर नॉट वेक्टर ओवर डी टी। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है v डैश इज इक्वल टू v माइनस v नॉट वेक्टर। ये मेरे पास एक रिजल्ट आता है, इसको मैंने असाइड रख दिया। अब मैं एक्सेलरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी बात की थी, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करूंगा। तो मैं अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को मतलब कर लेते हैं डिफरेंशिएट, डी वी डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी वेक्टर ओवर डी टी माइनस डी वी नॉट वेक्टर ओवर डी टी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको ये रिजल्ट मिला, क्योंकि डी वी डैश ओवर डी टी ए डैश होता है, एक्सेलरेशन होता है कहने का मतलब। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन अलग मिली, इसको मैंने साइड की। इस इक्वेशन में जो हमारे पास फाइनल आई, इसमें मैं मास को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मास। मास m से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब मैंने किया साहब देखो, इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए नॉट। अब ध्यान से सुनना, जो मेरे को ये मिला ये क्या है, एफ डैश वेक्टर, और ये क्या है एफ वेक्टर, और एम ए नॉट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट वेक्टर। ये लिख सकता हूं, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। हेयर एफ डैश इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ए नॉट, और जो ये एफ नॉट है यही हमारा फिक्सियस फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है जो कि ए नॉट की वजह से लग रही है। सिंपल। अगर मेरे पास ए नॉट जो है वो 0 है, तो मेरे पास एफ नॉट भी 0 होगा। तब मैं क्या बोल सकता हूं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। यही हमारा फॉर इनर्शियल फ्रेम में लागू होता है, जब हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वैसे हमारी जनरल इक्वेशन ये बनी, बट जब हमारे पास एक्सेलरेशन भी 0 हो एंड एफ नॉट भी, फिक्सियस फोर्स भी 0 हो, तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम मिल जाता है। सिंपल। हमारे पास जो ये इक्वेशन मिली, इसमें आप एफ डैश को क्या लिख सकते हो, एफ डैश है क्या, एफ डैश है फोर्स, और मेरे साथ खुद लिखो आप, तब आपको ज्यादा डीप में समझ आएगा। फोर्स ऑन द पार्टिकल एज सीन फ्रॉम, ये एफ डैश फ्रॉम एस डैश फ्रेम से देखा आपने, और एफ वेक्टर क्या है जो बीच वाला है, ये है फोर्स ऑन द पार्टिकल। जब आपने उसको कौन से ऑब्जर्वर ने कौन से साइड से देखा, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, एज सीन फ्रॉम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एफ नॉट जो है वो हमारे पास क्या है,
फिक्सियस फोर्स है, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन आइसोलेटेड पार्टिकल इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये किसकी मदद से हो रहा है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश। एस डैश जब मैं ऊपर दिखाता हूं, ये एस डैश एक्सेलरेशन ए नॉट की मदद से घूम रहा है, तभी तो हमारे पास फिक्सियस फोर्स पैदा होता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ए नॉट। तो ये हमने कवर कर दिया अपना एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द फिक्सियस फोर्स आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि एफ नॉट आपको डिटरमाइन करना है। क्या होता है एफ नॉट का फॉर्मूला? एम ए नॉट वेक्टर। आपको मास दे रखा है 5, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, बट वर्टिकली डाउन, तो मैं जे कैप ले लूंगा, न्यूटन यूनिट ले लूंगा। अब देखो मेरे पास ये कोई बॉडी है, सपोज ये मेरे पास एफ नॉट है, ये मेरा नीचे एम जी, इसको नीचे फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बॉडी का मास था 5 किलोग्राम। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को 25 जे न्यूटन ये मिलता है। न्यूटन को चाहे पहले लिख लो, ठीक है। तो ये मेरे को वर्टिकली अप फोर्स देता है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल है। यू कैन डू इट सो इजी। ये पहला पार्ट हुआ है सॉल्व। हमने फिक्सियस फोर्स निकाल दिया, अब टोटल फोर्स भी तो निकालना है जो बॉडी पे लग रही है, उसी के लिए तो मैंने ये एफबीडी बनाई है, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने तभी तो बनाया। सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा तरीके से विजिबल होना चाहिए। जो हमको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स बोले तो टोटल फोर्स निकालना है, तो हमको क्या मिलेगा? जो नीचे mg है माइनस एफ नॉट, मेरे पास मास है 5, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट से मैंने 10 लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फिजिक्स में आसानी करने के लिए, और ऊपर मेरे पास ये 25 आया था। ये हो गया मेरे पास 50 माइनस 25, यूनिट जरूर लिख देना। तो मेरे पास आ गया 25 न्यूटन, और ये मेरे पास आ रहा है वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ। नेट फोर्स मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, बट जो फिक्सियस फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। यही तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिक्सियस फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, जिसके बाद रोटेशनल मोशन है। अभी हमने, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, लेट मी चेक। हमने ऊपर देखा था, यहां पर हमने देखा था होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी में। यहां पर हमने एक देखा था ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं रोटेशनल इनवेरियंस। जब रोटेशन हो तब क्या भला है भाई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो नाउ मैं क्या करता हूं, वही बनाता हूं कार्टेशियन प्लेन। मेरे पास ये y ले लो, ये आप z ले लो, इसको मैं x ही ले लेता हूं। ये मेरे पास कोई एक रोटेट होके जो एक आया है, ये y डैश ले लो, इसको z डैश ले लो, इसको तुम x ले लो, x डैश सॉरी। ये मेरे पास यहाँ पर जो ओरिजिन है इसको o डैश माना, जो यहाँ पर ओरिजिन है इसको मैंने o माना। ये मेरे पास फ्रेम s था, ये मेरा फ्रेम s डैश है। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ s डैश है। यहाँ पर मेरे पास कोई पार्टिकल p है जिसकी पोजीशनिंग x, y, z है, और इसी p की पोजीशन x डैश, y डैश और z डैश है व्हेन सीन फ्रॉम द ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर o डैश। o डैश से इसका जो पोजीशन वेक्टर है, o डैश से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो मिला मेरे को r डैश वेक्टर, और o से o डैश की जो वो है r नॉट वेक्टर, और यहां से पूरा यहां तक का डिस्टेंस मेरे को मिल गया r वेक्टर। यानी कि मेरे को कुछ ऐसा मिल गया, ये मेरे को मिल गया r नॉट वेक्टर, ये मेरा p था, ये मेरा o डैश था, ये मेरा o था, ये मेरा r डैश वेक्टर मिल गया, ये मेरे को r वेक्टर मिल गया। तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ है तो यहाँ भी काम करेगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले उसको फोकस करना। मैं यहां पर आर नॉट वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। सिंपल है, कुछ ही नहीं किया मैंने, आर नॉट के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट लिया। और मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, एक्स आई कैप लिख सकता हूं प्लस वाई जेड कैप लिख सकता हूं प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं। सिंपल, मैंने आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसके भी कंपोनेंट कर दिए, एक्स वाई एंड जेड। आर डैश वेक्टर के भी मैं कर लेता हूं, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। सिंपल। और इसमें भी मैं डैश डैश लगा लेता हूं। सिंपल। बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं तो हमारे पास आर वेक्टर कितना आता है, आर नॉट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। ये हमारे पास ट्राइंगल लॉ से एक इक्वेशन आती है। अब मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू यहां से लूंगा, एक आर नॉट की वैल्यू यहां से लूंगा और आर डैश की वैल्यू यहां से लूंगा और इन सबको मैं वैल्यू पुटअप करता हूं। देखना है इक्वेशन लंबी बनेगी। लेट मी चेंज द कलर सो दैट थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगे। सॉरी। ओके, नाउ मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। ये मैंने आर की वैल्यू पुटअप कर दी, आर वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर दी। अब मैं आर नॉट की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, एक्स वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट की कैप। सिंपल, आप मेरे साथ करते रहिए। प्लस आर डैश वेक्टर की वैल्यू पुटअप करता हूं, प्लस वाई डैश जेड के कैप डैश प्लस ये। अब मैं क्या करता हूं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं इस पूरे टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं लिख भी देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में मैं इस पूरी इक्वेशन को करता हूं। बट एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप dx ओवर dt करते हो तो उसको हम x के ऊपर ये डॉट लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं dy ओवर dt करता हूं, इसको मैं शॉर्ट में y के ऊपर एक डॉट लगा सकता हूं। सिंपल। अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा dx ओवर dt ना लिख के मैं सीधा ऐसे लिख दूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैं y का करता हूं तो ये हो जाएगा, z का करता हूं ये हो जाएगा। ऐसे मैं x नॉट वाले का करता हूं, x नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट डॉट जे कैप प्लस जेड नॉट डॉट के कैप। ऐसे मैं आर डैश वेक्टर का करता हूं, एक्स ये वाला प्लस वाई डॉट डैश जे प्लस जेड डॉट डैश के। ये हो गया। बट मैं आई डैश के रिस्पेक्ट में भी तो करूंगा, तो मैं यहां पे करूंगा एक्स डैश डी आई डैश ओवर डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश ओवर डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश ओवर डी टी। ये भी करूंगा। मेरे को बेसिकली इसको सॉल्व करके, जब हमने dx ओवर dt किया था, यानी कि हमने डिस्टेंस को टाइम से किया था डिफरेंशिएट, तो हमको वेलोसिटी मिलता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर। इस पूरे टर्म को मैंने v नॉट लिया, इस पूरे टर्म को v ले लिया, इस पूरे टर्म को मैंने v डैश ले लिया और इस पूरे टर्म को मैं एज इट इज उतारूंगा, एक्स डैश डी आई
कैप डैश डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश के अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश कैप ओवर डी टी। अब मैं इसको लूंगा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है? बिना पेन पेपर के बैठे हो तो समझना मुश्किल होगा, इसलिए कह रहा हूं कि इसमें समझने के लिए आपको यू नीड टू गेट ऑल द वैलिड पॉइंट्स ओवर हियर। ओके, ये हमने निकाल दी। अब रिलेशन को कंसीडर करना जो मैं लिख रहा हूं। कंसीडर द रिलेशन, कंसीडर द रिलेशन। मैं कोई एक रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है, जो ये होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वेक्टर। ये हमें पता है, हमने सर्कुलर मोशन में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा ये वाली इक्वेशन। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर लिख सकता हूं। जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको देखा, लेट मी चेंज वन अनदर कलर, वी कैन राइट आर की जगह अगर मेरे पास है डी आई डैश ओवर डी टी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू आई डैश कैप लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे पास है डी जेड डैश जे डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जेड डैश लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं अगर डी के डैश अब ओवर डी टी है तो इसको मैं ओमेगा वेक्टर इंटू के डैश लिख सकता हूं। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं इन सब की वैल्यूज पुट अप करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पर पुट अप करूंगा इसकी, यहां पर पुट अप करूंगा ये वाली, और यहां पर पुट अप करूंगा ये वाली। अब देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। सिंपल रिलेशन है, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हमने पुट करी, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको मिलता है v डैश, सॉरी v वेक्टर, हमको मिलता है v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू x डैश आई डैश प्लस y डैश z डैश j डैश, सॉरी z डैश k डैश। ये हमको मिलती है। जब हम इन सब की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट अप करते हैं, हमको ये वैल्यू मिलती है। इसमें से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो v वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं, v नॉट को मैं ऐसे लिख दूं, v डैश को मैं ऐसे लिख दूं, इस पूरे टर्म को, ये v डैश है, हाँ लेट मी क्लियर, हाँ ओमेगा वेक्टर इनटू इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, r डैश वेक्टर लिख सकता हूं। अभी हमने पीछे देखा था क्यों, कैसे, कब, क्यों, ये हो गया। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन के आ गई। अभी और भी इक्वेशन डायरेक्ट करना है, पूरा करना है अभी, बट इतनी हमको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए v नॉट वेक्टर क्या होता है, उसके स्पेसिफिक टर्म क्या है। तो आप बोलोगे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एस डैश फ्रेम की। अगर मैं v की बात करता हूं तो वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p विद रिस्पेक्ट टू s। अगर मैं v डैश की बात करता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं
वो है मेरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। जो मेरा फ्रेम रोटेट कर रहा है ना, आइसोट्रोपिक फ्रेम जो हमने पीछे डिस्कस किया था, रोटेशनल मोशन वाला, तो वही है। सिंपल, इतना केस समझ में आता है। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करता हूं, जो मेरा एस डैश फ्रेम था, ये था मेरा ऐसा कुछ फ्रेम था, ये मेरा एस था, ये मेरा एस डैश फ्रेम था। अगर मैं एस डैश फ्रेम को इज नॉट अंडर लीनियर मोशन, वो लीनियर मोशन में नहीं है, वो मोशन नहीं कर रहा, मतलब मोशन मतलब लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा, तो वी नॉट जीरो हो गई। ये वाला वी नॉट जो ट्रांसलेशन मोशन था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, वो जीरो हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, v डैश इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस ओमेगा इंटू r डैश वेक्टर लिख सकता हूं। हमने क्या किया, सिंपल, इस v नॉट की जगह हमने जीरो लिखा क्योंकि हमारा मूव नहीं कर रहा ट्रांसलेशनल। सिंपल, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, नो कंफ्यूजन एट ऑल। सिंपल, मैं क्या करूं, मैं एक काम और कर सकता हूं। इस v को हमने देखा था dr/dt है, बट फिक्स्ड फ्रेम में, तो मैं यहां पर लिख दूं फिक्स्ड फ्रेम। जो मेरे पास ये v डैश है, तो ये मेरे पास v डैश नहीं, सॉरी v, हाँ v डैश, तो ये मेरे पास है dr/dt तो है, बट मेरे पास रोटेटिंग फ्रेम में है, प्लस ओमेगा वेक्टर है, r वेक्टर ले लो, r डैश और r मैंने अब यहां पर सेम कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई जनरल वेक्टर है v और a, तो मैंने यहां पर सेम कर दिया, डैश डूस हटा दी। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं v डैश, सॉरी v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर ऑन RHS। मैं RHS की साइड में ये इक्वेशन पुट अप करता हूं। मेरे पास क्या है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। इस सबसे पहले मैं एक चीज और डिटेल में बता देता हूं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो मैं ये समझाना चाह रहा हूं। सिंपल, let me raise this one line so that I will be more clear to you all। अच्छा, क्या करना है हमको, हमने ये निकाला, अब हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो dv/dt जो हमारा फिक्स्ड फ्रेम में है, वो हमारा क्या हो जाएगा, dv वेक्टर ओवर dt, जो हमने रोटेटिंग फ्रेम में निकाला, रोटेटिंग फ्रेम के लिए निकाला, प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू वी वेक्टर। अब हम उस लाइन पे सुपर इम्पोज करते हैं। हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास dr/dt है, ये dv/dt है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, पुट v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर ऑन RHS। भाई साहब मेरे पास ये v डैश है, इसकी जगह मैं इस पूरी इक्वेशन को रख दूं v वेक्टर की जगह, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dv वेक्टर ओवर dt जो कि मेरा फिक्स्ड फ्रेम में है, वो किसके बराबर है, d/dt ऑफ v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर, जो कि मेरा रोटेटिंग फ्रेम में है, प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू, अब r डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v का कंपोनेंट डाल दूं, तो v वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर डाल देता हूं। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होगी बट है नहीं, सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंडिविजुअली लिख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये किया मैंने, इसको लिखा मैंने, फिक्स्ड फ्रेम इज इक्वल टू डी वी वेक्टर डैश ओवर डी टी, जो कि मेरा पूरा है रोटेटिंग फ्रेम के लिए, प्लस ओमेगा वेक्टर,
को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने ये वाला कंपोनेंट बताया था आपको, डॉट लगा देते हैं, ये हो गया आपका रोटेटिंग में, प्लस ओमेगा वेक्टर, अब इसके ओमेगा की मल्टीप्लाई सब में कराओ, ओमेगा वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। करवा सकता हूं, बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमको देखना है डीबी ओवर dt हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो मैं a लिख सकता हूँ, ये मेरे पास a डैश है, ये वाला कंपोनेंट मेरे पास पूरा a डैश है, ये वाला a था, प्लस ओमेगा के ऊपर डॉट लगा के आर वेक्टर ये हो गया, प्लस ये दोनों को मैं ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूँ, ओमेगा वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर, चाहे मैं वी डैश को रिमूव भी कर दूं यहाँ पर, बिकॉज हमने क्या देखना था, हमने केवल रिलेशन देखनी है, ठीक है, चाहे तो आप लिख लो, इसमें कोई वो नहीं है, लिख लीजिए, प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इस a डैश को निकालना है, तो a डैश को मैं इधर ले जाता हूं, a से माइनस करा दूंगा सबको, a वेक्टर माइनस ओमेगा डॉट वाला कंपोनेंट माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाला कंपोनेंट माइनस ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। सिंपल, मैं इस इक्वेशन को इधर ले गया। अब मैं क्या कराता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, क्योंकि हमारे पास मास m है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m। अब मैंने m से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरे पास आ गया m a डैश वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर माइनस m ओमेगा डॉट वेक्टर इंटू आर वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ m ओमेगा वेक्टर इंटू v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा इंटू आर। सिंपल। अब मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरे को ये मिला, ये इसको मैं फोर्स बोल सकता हूं, जो कि इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स है, जो कि हमने एस डैश फ्रेम से देखा था। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं फोर्स जो कि रियल है, जिसको हमने एस फ्रेम से देखा था, इस वाले को मैं क्या बोल सकता हूं, जो हमारे पास एफ ट्रांसलेशनल फोर्स है, ट्रांसलेशनल फोर्स है। और अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट कर दूं, इट इज 0, हमने करा था ऊपर। और जो ये वाला कंपोनेंट है यहां तक का, इसको मैं कोरियोलिस फोर्स बोल सकता हूं, नया टर्म है कोरियोलिस, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और जो ये वाला टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा 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 स्क्वायर, आर था ही एम था ही। तो ये कौन सा फोर्स है, आपने पहले भी पढ़ा है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक मत भूलना, टॉपिक हम भूल रहे हैं, फिक्शियस फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैविंग रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास ये आ गया टर्म। हम क्या कह सकते हैं इसमें, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में लगाता हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं हमारे पास इसमें कौन कौन से फोर्स देखे। हमने देखा ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल फिक्सियस फोर्स, क्या निकला, माइनस एम ओमेगा नॉट। ये किसकी मदद से निकला था, ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। अगर मैं ओमेगा वेक्टर को कांस्टेंट मान लूं, लेट अस सपोज मैंने ओमेगा को कांस्टेंट कर लिया के,
जो ये फोर्स है, देन दिस फोर्स वो 0 हो जाएगा। सिंपल, ये पहला फोर्स था। दूसरा फोर्स है हमारे पास कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की क्या निकाला था हमने, -2m ओमेगा वेक्टर इंटू वी डैश वेक्टर। अब ये किसकी मदद से है, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ एच डैश फ्रेम, क्योंकि एच डैश फ्रेम ही तो रोटेशनल मोशन कर रहा है। और ये है ड्यू टू वी डैश की मदद से भी तो हो रहा है। वी डैश क्या था आपका, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। मतलब एस डैश के रिस्पेक्ट में भी तो था। इन दोनों की मदद से यही फोर्स लग रहा है। तीसरा जो फोर्स है वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि है -m ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है -m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यही हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये किसकी मदद से, क्योंकि रोटेशनल मोशन होता है एच डैश में, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ एच डैश। सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो ये रिलेशन आ गया था इसको मैं साफ सुथरा लिखता हूं। जो मेरे पास ये ऊपर का ये पूरा रिलेशन आया है ना, ये वाला, इसको मैं साफ सुथरा लिखता हूं यहाँ पर नीचे। मेरे पास क्या आया था, जो फोर्स था इफेक्टिव, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स जो कि रियल था, जो हमने एस फ्रेम से देखा था, प्लस जो फोर्स था कोरियोलिस, प्लस जो फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल, प्लस जो फोर्स था फिक्टिटियस ट्रांसलेशनल, ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। ये हमारे पास इफेक्टिव फोर्स आ गई जब हम किसी भी रोटेशनल वेरिएंस को देखते हैं। सिंपल। और जनरली मोस्टली जो क्या होता है, मोस्टली केस में जो फोर्स ट्रांसलेशनल है, फिक्सियस फोर्स है, वो 0 रहता है, क्योंकि हम ओमेगा को जब कांस्टेंट कर देते हैं। सिंपल। सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट।